नाजरीन, गवर्नमेंट गुर्बत के खात्मा के लिए मुल्क में बेशुमार इक़दाम उठाती है। डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गुर्बत की डिफरेंट इक़साम को एड्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे तो गुर्बत की बेशुमार इक़साम हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल पॉवर्टी है। देखा यह गया है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए काविशें कर रही है, जिसके कि खातिर खा नताइज पिछले एक डेकेड में ओवरऑल पॉवर्टी रेट के रिडक्शन में नज़र आ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तवज्जो शायद इन्वायरमेंटल पॉवर्टी के ऊपर नहीं, इसीलिए बड़ी कलील मिकदार में उसके लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं और ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव का फोकस इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने में होता है। यही वजह है कि ओवरऑल मुल्क में पॉवर्टी तो रिड्यूस होती हुई नज़र आती है, लेकिन इन्वायरमेंटल पॉवर्टी में शायद खातिर खा कमी वाक़या नहीं हुई। इसकी वजह से आज भी 55 मिलियन पीपल इन्वायरमेंटल पॉवर्टी का शिकार हैं। गवर्नमेंट की इस बेतवजगी की क्या वजूहात हैं और एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म जो कि इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, उसकी तवज्जो इन्वायरमेंटल पॉवर्टी की तरफ क्यों नहीं है? आइए जानते हैं आज की रिसर्च टॉक में। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर इकबाल, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एज एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो यहाँ पे डीन ऑफ सोशल साइंसेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चार्ज करते हैं। डॉक्टर नासिर ने पाइट से ही इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है। इसके अलावा डॉक्टर नासिर एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल BISP प्रोग्राम में भी सर्व कर चुके हैं। डॉक्टर नासिर का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेफिड, ILO, MIT, हार्वर्ड और LSE के साथ उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, ग्रेजुएशन मॉडल्स, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस और डेटा क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर उनको ग्रिप हासिल है। इसके अलावा डॉक्टर नासिर बेशुमार रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स, पॉलिसी ब्रीफ्स और वर्किंग पेपर्स के ऑथर भी हैं। डॉक्टर नासिर PhD और MPhil के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी करते हैं। और डॉक्टर नासिर के जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं, उनमें ट्रेड, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम शामिल। आज की रिसर्च गुफ्तगू में उनका जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है, उसका टाइटल है हाउ कैश ट्रांसफर्स प्रोग्राम्स अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉवर्टी अमंग अल्ट्रा पुअर, इनसाइट्स फ्रॉम द BISP इन पाकिस्तान। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर नासिर। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सर, ये बताइएगा कि हेल्दी लिविंग के लिए इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है, और वो कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं जो कि हेल्दी लिविंग को डिटरमिन करती है? अच्छा, अगर अब हम ग्लोबल लिटरेचर को देखें या फिर अपने एनवायरनमेंट को भी स्टडी करने की कोशिश करें, तो जो हाउस होल्ड एनवायरनमेंट है, बेसिकली जो घर के अंदर का एनवायरनमेंट है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, जिसमें सबसे पहले आपका फ्यूल आता है। जैसे आप वुड यूज कर रहे हैं, आप डंक यूज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आप गैस यूज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो साफ पानी है, गंदा पानी है। तीसरे नंबर पे आपके टॉयलेट फैसिलिटी या सैनिटेशन की फैसिलिटीज क्या है, क्या वो प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज आपके घर में अवेलेबल है। चौथे नंबर पे जो घर में जो आपके घर के एनवायरनमेंट को डिटरमिन करता है, वो आपके घर का अपना ही स्ट्रक्चर है। क्या घर कच्चा है, पक्का है, उसकी दीवारें कैसी हैं, उसका छत कैसा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। स्पेशली सर, काइंडली ये बताइएगा कि इन्वायरमेंटल पॉवर्टी में और इनकम पॉवर्टी में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये आम बंदे के लिए समझना क्यों जरूरी है? अच्छा, इनकम पॉवर्टी हम नॉर्मली यूज करते हैं कि जैसे किसी घर की इनकम है 3,000 रुपए या 4 रुपए, जैसे हम पाकिस्तान में देखें तो अगर किसी घर की तकरीबन 4,000 पर कैपिटा इनकम से कम है तो वो पुअर है, वो गरीब है, वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि वो इनकम वाइज पुअर है। बट हो सकता है कि डिस्पाइट हैविंग इनकमली लाइक उसकी इनकम तो अच्छी खासी है, लेकिन वो ऐसे एरियाज में रहता है जहाँ पे उसको इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैसिलिटी नहीं है। जैसे उसकी गली में सीवरेज का निजाम नहीं है, जैसे उसके पास पानी की फैसिलिटी नहीं है, जैसे उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पाइट हैविंग सम रिसोर्सेज, उसके पास इनकम तो है, लेकिन वो क्योंकि ये उसकी अवेलेबिलिटी में नहीं आ रही या ये उनको परचेज नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इन डायमेंशन में भी पुअर है। अगर आप ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देखें तो जो इनकम पॉवर्टी है उसकी डेफिनेशन चेंज होकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ चली गई है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम एसेट्स को भी ले रहे होते हैं, उसकी एजुकेशन को भी ले रहे होते हैं और उसकी हेल्थ को भी ले रहे होते हैं। तो ये तमाम एलिमेंट आप डिटरमिन करते हैं कि उसकी डेप्रिवेशन क्या है। सिर्फ इनकम ही उसकी पॉवर्टी को डिटरमिन नहीं करता। तो अगर सर, मेरा अगला सवाल काइंडली आपसे ये है, ये बताइएगा कि लैक ऑफ इनकम और लैक ऑफ एजुकेशन
दोनों में से कौन ज्यादा स्टिमुलेट करता है इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को? इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को हम दो तरह से जज कर सकते हैं, एक सप्लाई साइड से और एक डिमांड साइड से। जरा कॉमन लोगों को समझाने के लिए, सप्लाई साइड ये है कि आपके मोहल्ले में या आपके इर्द गिर्द बिजली अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, या सैनिटेशन की कोई पब्लिक सेक्टर ने कोई फैसिलिटी दी हुई है, या साफ पानी की वहां सहूलियात मौजूद है, ये तो सप्लाई साइड है। दूसरी साइड उसकी आ जाती है डिमांड साइड की, क्या घर उसको खरीदना चाहता है कि नहीं, क्या उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर वो फ्यूल में गैस यूज करना चाहता है या इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, तो इट मीन्स कि उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए उसको परचेज करने के लिए, तो यहाँ उसकी फाइनेंसिंग भी मैटर कर रही है। हाँ, अगर वो फाइनेंसिंग तो लेट्स से हम किसी तरीके से वो मैनेज कर लेकिन उस मोहल्ले में गैस ही नहीं है, बिजली नहीं है, तो अगेन ही इज शिफ्टेड टुवर्ड दी डर्टी फ्यूल, या जिसे हम ट्रेडिशनल फ्यूल कहते हैं। इसी तरह अगर साफ पानी की वहां अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो फाइनेंसिंग होने के बावजूद भी जो है वो साफ पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों तरफ से इसको हमें देखना पड़ता है कि क्या ये डिमांड इशू है, ये सप्लाई इशू है, तो देन वी कैन इजिली फिगर आउट के दिस इज ओनली ड्यू टू द फाइनेंसिंग और द एजुकेशन से इसको स्टडी करने की जरूरत है। सर काइंडली बताइएगा, अगर एनवायरमेंटल पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो उसमें स्टेट का ज्यादा रोल होता है या कम्युनिटी का ज्यादा रोल होता है? पॉवर्टी को इस तरह से, एनवायरमेंटल पॉवर्टी को इस तरह से समझें कि ये स्टेट या कम्युनिटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो सकता। दीज आर द पब्लिक सर्विसेज। अगर हम पब्लिक डोमेन, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का और कम्युनिटी दोनों का। ये दोनों मिलकर इसकी प्रोविजन को इंश्योर करती हैं। और देन आ जाती है इसकी कास्ट। वो कास्ट अफेक्ट करती है कि क्या आप, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, तो गरीब बंदे के लिए उसकी अफोर्डेबिलिटी का इश्यू बन जाएगा। गैस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो गरीब बंदे के लिए उसकी अफोर्डेबिलिटी का इश्यू बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से first step is the prime role is the provision by the government. So if the government ensure the provision to the each segment of the society, and then give some sort of subsidy to ultra poor people to facilitate them in terms of use of that services. सर आपका वास्ट एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, तो सर आपने काइंडली कुछ ऐसी एनजीओ को, सीबीओ को क्या जानते हैं जो बेसिकली इस एरिया पे काम कर रही हैं लोगों की इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में? देखिए, इस पे अगर मैं देखूं तो हमारे पास जैसे एनआरएसपीएन हैं, आरएसपीएन हैं, तो उनके काफी कंप्रीहेंसिव पैकेजेस भी चल रहे होते हैं। वाश के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है जो बेसिकली पर्सनल हाइजीनिक पे ही काम करता है, जिसमें हैंड वॉशिंग पे, पर्सनल हाइजीन पे, सफाई का, ये इस पे काम, स्पेशली अगर हम सदर्न पंजाब की एग्जांपल लें तो वहाँ इस पे काफी काम हो रहा है, क्योंकि वो ऐसा एरिया जो मोस्ट डेप्रिवेटेड एरिया, अगर पंजाब की अगर एग्जाम्पल लें तो पंजाब में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है एनवायरमेंटल पॉवर्टी में वो आपका साउथ पंजाब है। तो काफी एनजीओ इस पे फोकस भी कर रही हैं, और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जैसे यूनिसेफ वगैरह वो भी इस पे काफी जो है वो एक्टिव हैं। सर क्या ये बीएसपी प्रोग्राम के जो ऑफिशियल्स हैं ये कंसल्ट करते हैं इन एनजीओ को, इन सीबीओ को, ताकि वो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो बिस्प है उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल पॉवर्टी नहीं है। बिस्प का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए बिस्प बनाया गया है, वो कंजम्पशन में लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसमें उसको इन एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक मैकेनिज्म है पुअर लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये स्टेट की तरफ से एक इंटरवेंशन की जाती है। अब ये जो हम बात कर रहे थे, हम उसके सेकेंडरी इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं कि अब बंदे के पास थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आ गई है, क्या वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या बच्चों की चाइल्ड लेबर को वो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो कि लोग इस चीज से अवेल करते हैं। तो इससे डायरेक्टली जो बिस्प है वो इन एनजीओ के साथ नेगोशिएशन में नहीं जाता। तो सर काइंडली आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है और इसके अलावा आपका डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो काइंडली ये बताइएगा कि आपका टेक इस पे क्या है कि अगर बिस्प इनिशिएट करती है ऐसे कोलैबोरेशंस जो हम बात अभी कर रहे हैं एनजीओ के साथ जो कि सेक्टर में काम कर रही हैं, तो क्या उससे इफेक्टिवली इन्वायरमेंटल एज वेल एज इनकम पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होगी? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए, मैं जब बीआईएसपी में इवन था और अभी भी जो मेरा अपना टेक भी ये है कि हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त जो मेन इशू हमारा यही है कि डिसएग्रीगेटेड फार्म में तो बहुत सारी इंटरवेंशंस हो रही हैं, उससे डुप्लीकेशंस भी आ रही है, उससे इनएफिशिएंसीज भी आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को बेसिकली देखना, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। एनजीओ की अप्रोच बहुत लिमिटेड होती है ना, उनका एक स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। वो किसी एक यूसी में तो टारगेटिंग कर सकते हैं, 2 यूसी में चले जाएंगे, 10 यूसी में मैक्सिमम चले जाएंगे, दैट्स देयर टारगेटिंग अप्रोच। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा पैकेज लेके आना चाहिए कि जिसमें दे कैन इन्वॉल्व दीज कम्युनिटीज, दीज एनजीओज,
और वो काम करें उसी पैकेज के अंदर के जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बड़े लेवल पे लेके आए, तो वो उसी का एक हिस्सा बनते जाए, ना कि वो सेपरेटली काम करें और गवर्नमेंट सेपरेटली काम करें। सर, आपने अपने पेपर में मेंशन किया है कि पाकिस्तान में जो इनकम पॉवर्टी है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है 51% टू 21% इन बिटवीन 2004 टू 2019। लेकिन सर फिर भी 55 मिलियन जो लोग हैं उनके पास इसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो सर इस जो रिडक्शन है इनकम पॉवर्टी का क्या फायदा हुआ? देखिए, इनकम पॉवर्टी अभी मैंने आपको बताया ना, दिस इज अ वन इंडिकेटर। अगर हम पॉपुलेशन को देखें और जो 55 मिलियन का मैंने फिगर कोट किया, अगर हम इस वक्त अपनी 25% पॉपुलेशन को देखें, दैट आल्सो रफली बिकम द 55 मिलियन पॉपुलेशन। तो 55 मिलियन पॉपुलेशन तो हमारी इनकम वाइज भी पुअर है। तो जो इनकम पॉवर्टी में डिक्लाइन है वो बेसिकली इट्स ओवर द लास्ट 1 decade ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट एंड सम अदर फैक्टर। बट जो आपके ना इन्वायरमेंटल पॉवर्टी, ये जो डी सर्विसेज हैं, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की इंटरवेंशन होती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारा लिटरेसी रेट पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ा। इसी तरह अगर आप हेल्थ की बात करें तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी इतना इंप्रूव नहीं हुआ। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें किसी न किसी एंगल से देखने की जरूरत है कि इनकम तो लोगों की बढ़ रही है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो रही उस तरह कि जिसमें हम ये कह सके कि उसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट हो रहा है। सर काइंडली ये बताइएगा कि आपने ये रिसर्च कंडक्ट कैसे की? आपने जो रिलेशनशिप है कैश ट्रांसफर का, आपने वो कैसे डिटरमिन किया एनवायरमेंटल पॉवर्टी के साथ? थोड़ा सा हमारे आइडियंस को ब्रीफ कीजिए। अच्छा, इसमें देखिए, इम्पैक्ट असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो बिस्प ने क्योंकि इम्पैक्ट असेसमेंट खुद से करवानी होती है हर 2 साल बाद 3 साल बाद, तो वो एक डाटा कलेक्ट करती है इस पे, जो कि उन्होंने एक थर्ड पार्टी हायर की हुई थी जो बिस्प के लिए डाटा कलेक्ट कर रही थी। अब हमने क्योंकि बिस्प से ही ये डाटा एक्वायर किया फॉर रिसर्च पर्पज, तो बेसिकली दिस इज एन इम्पैक्ट असेसमेंट डाटा जिसमें हमारे पास तकरीबन 5 से 6 हज़ार बेनिफिशरीज थे और इतने ही नॉन बेनिफिशरीज थे, ताकि हम एक कंपेयर कर सकें कि बिस्प का इम्पैक्ट नॉन बेनिफिशरी की निस्बत बेनिफिशरी पे क्या पड़ा है। क्योंकि अगर हमारे पास कंपेरेबल डाटा नहीं होता तो देन वी यूज सम सॉर्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक मेथड जिसे हम रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन कहते हैं, वो मैंने इसमें यूज किया ताकि हम इम्पैक्ट असेसमेंट कर सके। और फिर हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हाउ वी कैन मेजर दिस एनवायरमेंटल पॉवर्टी। सो आई यूज 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स टू मेजर एनवायरमेंटल पॉवर्टी, जिसमें हमारे पास ड्वेलिंग भी थी, जिसमें हमारे पास सैनिटेशन भी था, जिसमें हमारे पास वाटर की फैसिलिटी भी यूज हमने की, और इस तरह हमने फ्यूल को भी यूज किया। तो ये तमाम इंडिकेटर मिल के हमने एनवायरमेंटल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया और उसके बाद फिर हमने असेस किया एट नेशनल लेवल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल। सो काइंडली ये बताइएगा आपकी रिसर्च में क्या बताती है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन कैश ट्रांसफर थ्रू बीएएसपी एंड रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पॉवर्टी? देखिए, ओवरऑल रिजल्ट जो मेरे स्टडी में है, जो मैं बेसिकली मेन पॉइंट भी इसमें सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम इफेक्टिव है इन्वायरमेंटल पॉवर्टी को भी एड्रेस करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये इसका बिस्प का प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उस तरह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज द ओनली इंटरवेंशन दैट कैन रिड्यूस दिस इन्वायरमेंटल पॉवर्टी। बट अगर हम इसको स्ट्रेंथन करें और इसमें इसकी कोई कंडीशनैलिटी ऐड कर दें कि अगर हम आपको ये पैसे दे रहे हैं तो इसमें this much amount you have to spend on these environmental facilities to improve these things, so then it will be really helpful। और ये मैंने कुछ लोगों के साथ जो एक्सपर्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ इस मॉडल को डिस्कस भी किए कि क्या हम ऐसा कोई इसमें मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं बिस्प के साथ इन कोलैबोरेशन, कि सिर्फ और सिर्फ वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ना दे, वो उसको कंडीशनल कर दे। सर काइंडली ये बताइएगा, कम्युनिटी जो है, जो लोकल कम्युनिटीज है जहाँ पुअर लोग ज्यादा रहते हैं, उस कम्युनिटी को कैसे हम एंगेज कर सकते हैं, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम कि वो जो अपनी इन्वायरमेंटल पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में कोई इफेक्टिव प्लानिंग करें? अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बिस्प जो ऑलरेडी यूज कर रहा है। बिस्प एक वसीला तालीम प्रोग्राम है जिसमें मेन मकसद ये है कि उन्होंने बच्चों को एनरोल करवाना है। लेकिन आपको पता है जो पुअर लोग हैं इनके पास एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको कोई इंसेंटिव नजर नहीं आता, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो ट्रेड ऑफ का नहीं पता होता कि एजुकेशन। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फैमिलीज को सेंसिटाइज करने के लिए बिस्प ने एक बिस्प बेनिफिशियरी कमेटी के नाम से एक सोशल नेटवर्किंग शुरू की, जो कि एक विलेज लेवल पे होती है। बिस्प की ही जो औरतें होती हैं जो बिस्प से बेनिफिट ले रही होती हैं, जो उसमें जरा एक्टिव होती हैं, उनकी एक वो छोटी सी 8-10 फीमेल्स की कमेटी बना देते हैं जो रेगुलरली मीट भी करती है, जो बिस्प की पॉलिसी इंटरवेंशंस को भी बताती है और लोगों को जाकर सेंसिटाइज करती है कि देखिए आप अपना बच्चा भेजेंगे स्कूल तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपको बिस्प की तरफ से कैश एडिशनल मिलेगी, प्लस आपका बच्चा भी पढ़ जाएगा।
तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि किसी सेपरेट आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कराना, अगर इसी मॉडल को लेके चले और इसको एक्सपैंड करे, दैट विल रियली अ सोशल कैपिटल दैट कैन बी यूज। सरकार ये बताइएगा कि जो कैश ट्रांसफर था, आपका जो एनालिसिस है क्या बताता है, जो आपके 4 या 5 जो इंडिकेटर्स आपने यूज किए हैं एनवायरमेंटल पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, कैश ट्रांसफर्स का किसके साथ नेगेटिव इफेक्ट था और किसके साथ उसका पॉजिटिव इफेक्ट? देखिए, नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप ये कहें कि जो कुछ रीजन्स में इसका वाटर पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और कुछ रीजन में सैनिटेशन पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अगेन अभी मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि ये डिमांड और सप्लाई दोनों साइड को हमें देखना पड़ता है। तो जो बेसिक लोगों की नीड्स है, आई थिंक वो यही से स्टार्ट होती है कि वो उन्होंने सैनिटेशन पे फोकस किया और वाटर पे। और अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में ज्यादा लोगों ने फ्यूल पे इस पे इन्वेस्ट करने की कोशिश, फ्यूल पे, क्योंकि यहाँ पानी का शायद इतना इशू नहीं था और शायद बाकी फैसिलिटीज का भी इतना इशू नहीं था, तो उनकी ज्यादा फोकस टुवर्ड द फ्यूल था। अगर आप केपीके में देखें तो उनका डिफरेंट था, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। तो इसलिए मैंने पेपर में एक सजेशन ये भी दिया है कि बजाय कि नेशनल लेवल का आप एक ही पॉलिसी बनाएं, यू शुड हैव टू लुक इनटू द लोकल नीड्स, इंटरसेक्शनैलिटीज बेस्ड ऑन कि आप देखें कि वहां अगर पानी की जरूरत है तो आप लोगों को ज्यादा सेंसिटाइज पानी पे करें। सेकंड ये बताइएगा कि आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि किस तरह इफेक्टिवली एनवायरमेंटल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, इस तरह के कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स के तहत या इससे एडिशनल पॉलिसीज के तहत? देखिए, जो मेरी अपनी एक, अगर हम वन लाइनर सजेशन पे आए तो द प्रोग्राम इज वेरी इफेक्टिव। इसमें अगर हम एक कंडीशन ऐड कर दें कि गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट रियली, अगर ऑब्जेक्टिव बना ले कि हमने एनवायरमेंटल पॉवर्टी को एड्रेस करना है, तो एक कंडीशनल एलिमेंट ऐड कर दे जिसमें थोड़ी सी उसकी फाइनेंसिंग भी बढ़ा दे, और प्लस अगर वो बंदा फैसिलिटीज को यूज करता है, जैसे वाटर क्लीन यूज करता है या फ्यूल की उसकी होती है ट्रांजैक्शन, तो उसके मुताबिक उसको सपोर्ट किया जाए। प्लस क्योंकि ये एक लोकल फिनोमेना है ना कि नेशनल फिनोमेना, जब अल्टीमेटली सम अप होता है तो इट बिकम अ नेशनल पिक्चर, बट क्योंकि इसकी जो इंटरवेंशन है वो लोकल लेवल की है, तो हमें जो लोकल गवर्नमेंट या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके रोल को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि वो जो रीजन स्पेसिफिक जो है ना अपनी पॉलिसीज बनाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का और आपकी एफर्ट का कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की। बेसिकली आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो गाइड कर रही हैं पॉलिसी मेकर्स को भी और आम लोगों को भी, उनको बता रही हैं कि बीएसपी प्रोग्राम जो है वो कंट्री वाइड इफेक्टिवली काम कर रहा है और उसकी बहुत ज्यादा सोशल कवरेज है, जिसके तहत वो बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स को फर्दर इंक्लूड कर सकता है जो कि ना सिर्फ इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा बल्कि वो एनवायरमेंटल पॉवर्टी को और पॉवर्टी के डिफरेंट डायमेंशंस को भी इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।